एक मौका, पहले बात, फिर मुलाकात, बाकी समझदार आप लोग हैं। तो गवर्नमेंट को पहले ऐसा लग रहा था कि अमरावती जिले के लिए सीमित आंदोलन है। प्रहार की ताकत महाराष्ट्र में कितनी, इसका गवर्नमेंट को अंदाजा नहीं। विदर्भ नहीं, महाराष्ट्र में लाखों किसानों की आत्महत्याएं हुई है, तो वो भी दर्द हमारे दिल में है। तो बच्चों ने खुद कहा हुआ है कि मैं अभी जिंदा हूं, ये दिखाने के लिए आंदोलन जरूरी है। इस आंदोलन के पीछे अंतिम इच्छा जो होती है राजनीतिक अपना कद बढ़ाने के लिए, कितना हासिल किया इसमें आपने? इस आंदोलन ने पूरे महाराष्ट्र को दिखा दिया कि बच्चू भाऊ कडू ये केवल अमरावती जिले तक सीमित नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में उनको मानने वाला एक वर्ग है और बड़ी मात्रा में लोग उनको मानते हैं। कि गुवाहाटी का जो ठप्पा बच्चू भाऊ के ऊपर लगा हुआ है, गुवाहाटी बच्चू भाऊ जब गए, देवेंद्र फडणवीस साहब ने खुद कबूल किया है कि मैंने फोन किया और मेरे फोन पे बच्चू भाऊ गुवाहाटी गए। आंदोलन की ताकत बता रहा हूँ। एक पालक मंत्री जो जिले के मुखिया है, जिले के प्रधान है और जिले में हरदम आते जाते रहते, वेल नोन है, परिचित है, उनको अपने ही जिले में आने के लिए अगर 1100 पुलिस साथ में लाना पड़ा। सोफिया के आंदोलन में हम भी पूरे उस समय लाइव थे और अचानक सोफिया के पहुंचते हमें बस जाना वहाँ तक, और उसके पहले बच्चू भाऊ को कोई मैसेज आया, आंदोलन वहाँ पे पूरा हुआ। सोफिया के बारे में श्री बच्चू भाऊ के नाम की चर्चा अभी इसलिए हो रही है क्योंकि बच्चू भाऊ सोफिया के बाद में भी आंदोलन कंटिन्यू कर रहे हैं। नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में जीतू दुधाने, प्रहार पक्ष के, क्या पद है वो प्रहार पक्ष में? प्रदेश प्रवक्ता के रूप में हमारे सामने है। पहले युवा स्वाभिमान में आपने जीतू दुधाने को देखा, अब पिछले लोकसभा इलेक्शन के बाद में प्रहार का इन्होंने दामन थामा है और प्रहार के साथ में बच्चू भाऊ कडू के साथ में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हाल ही में बच्चू कडू ने आमरण उपोषण किया था, यानी अन्य त्याग आंदोलन जिसको नाम दिया गया था। 147 घंटे तक यह अन्यता त्याग आंदोलन चला और आश्वासन के आधार पर आज आंदोलन पूरा किया गया। अब इस आंदोलन में आश्वासन के अलावा क्या हल हुआ और क्या इसके पीछे उद्देश्य था, क्या उद्देश्य में सफल हुए? सामाजिक आंदोलन था या राजनीतिक अपना जो अस्तित्व वो टिकाए रखना, इन सारी चीज़ों में बहुत सारी चर्चा जनता के बीच में। जानते जीतू दुधाने से कि किस प्रकार से आंदोलन की रूपरेखा रखी और क्या कल्पना थी, कब इसका प्लान किया गया, ये आंदोलन कितना आवश्यक था, जरूरी था, और भी कोई रास्ते हो सकते थे मांगे मनवाने के, आंदोलन का ही रास्ता, क्योंकि बच्चू कडू आंदोलनकारी के रूप में जाने जाते हैं। अब तक कई आंदोलन उन्होंने कर दिए और नए नए प्रकार के आंदोलन करते रहते। शायद जब वह आमदनी थे उससे पहले से उनके ये आंदोलन चालू, थोड़ी सी आंदोलन की जानकारी और इस आंदोलन तक जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसके बारे में जानकारी जीतू दुधाने से लेंगे। जीतू नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। आज ही जीतू भाऊ का, बच्चू भाऊ का आंदोलन पूरा हुआ है। सीधा हम आज से पीछे जाएंगे। आज जो आंदोलन आपका पूरा हुआ उसमें क्या सफलता प्राप्त की आपने? राजनीतिक सफलता, सामाजिक सफलता और जनता के लिए सफलता, तीनों चीज़ों का। देखिए, आज का जो आंदोलन जो यशस्वी हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। मैं पूरा हुआ कहा मैंने आपसे, यशस्वी हुआ है, समाप्त की बात नहीं करा है। कोई आंदोलन समाप्त नहीं होते रहते कभी, मैंने तीनों बार पूरा हुआ, जो भी आप बैठे तो पूरा हो गया। ठीक है, उसके लिए उस आंदोलन के पीछे जैसा आप पता रहे, सबसे पहले बता दूं, एक पार्श्वभूमि उसके पीछे ऐसी है कि 2 महीने पहले बच्चों ने रायगढ़ में एक आंदोलन किया था। वहाँ पर दिव्यांगों की मांगों के लिए रायगढ़ में आंदोलन किया था। वहाँ पर बहुत भारी संख्या में दिव्यांग लोग उपस्थित थे। उस आंदोलन की दखल मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने ली थी और वहाँ उन्होंने बच्चों भाऊ को वचन दिया था, टेलीफोनिक जो कन्वर्सेशन हुआ था तब। और उसके बाद सह्याद्री पे आती थी, सह्याद्री आती थी को जो मुंबई में है, वहाँ पर दिव्यांगों की मांगों के लिए एक मीटिंग हुई थी। वहाँ 20 में से 17 मांगे जो थी पूरी की गई थी, 3 मांगे प्रलंबित थी। उसमें पहली मांग जो थी हमारी कि दिव्यांगों को 6,000 रुपये प्रतिमाह मानधन मिलना चाहिए। बाकी जगह सब जगह 4,000 है, तो हमने 6,000 की मांग की थी। उसके बाद जब हम रिटर्न अमरावती आए
तो कुछ किसान बच्चों की तरफ एक निवेदन लेकर आए थे और कुछ किसानों ने बताया था कि मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने चुनाव के पूर्व जो सभाएं होती है उसमें एक जाहिरनामा, जो मैनिफेस्टो जिसको हम लोग कहते हैं, वचननामा भी कहते हैं, उसमें और अपने भाषण में भी कहा था कि हमारी सरकार सत्ता में आने के बाद तुरंत हम काश्तकारों का, किसानों का 7/12 कोरा 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 करेंगे। तो शायद हर राजनीतिक आदमी बोलता है आने के पहले शायद, और ठीक है, बोलना और उसका पालन बोलता ही करना, है ना, बोलता ही है, बरोबर है, लेकिन पालन नहीं होता। सत्ता आ गई तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। और बच्चू वो जिला बैंक के अध्यक्ष भी है जी। तो किसानों से उनका डायरेक्ट कनेक्ट है। 31 मार्च तक के किसानों की लोन की वसूली बैंक को करना जरूरी था जी। जब जब बैंक के लोग किसान की वसूली करने के लिए जाते थे, किसान सीधा बोलते थे कि हमारी कर्ज माफी, ऋण माफी होने वाली है। तो इस समस्या का गांभीर्य बच्चों के ध्यान में आ गया कि अगले जून में किसान जब फसल बोने का समय आएगा तो किसान अगर बैंक का ऋण नहीं फेरते तो उनको नया लोन मिलेगा नहीं, बैंक भी तकलीफ में आ जाएगी, बैंक भी तकलीफ में आएंगी, किसान भी तकलीफ में आएगा। और केवल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा उसके कारण मतलब एक संभ्रमावस्था तैयार हो गई थी, किसान ने भरना बंद कर दिया था। तो बच्चों ने इसके लिए कई बार मुख्यमंत्री साहब को याद दिलाया कि साहब ऐसी स्थिति है, कई बार माध्यमों से, आपके माध्यम से भी कहा, चैनल के माध्यम से भी कहा। तो सरकार को शायद इस बात की डेप्थ का पता नहीं चल रहा था, या तो ग्राउंड रियलिटी के बारे में उनको कोई अवगत नहीं करा रहा था। तो ग्राउंड रियलिटी के बारे में सरकार के पास किसानों की ये दर्द, ये वेदना पहुंचाने के लिए बच्चों ने निर्णय लिया। और हमने पहले अल्टीमेटम दिया था, 8 दिन पहले राज्य शासन को, जिलाधिकारी को, सबको निवेदन दिया था कि ऐसा ऐसा आपने कहा हुआ है, आपका चुनावी मैनिफेस्टो में ऐसा ऐसा है, तो आप इसकी पूर्तता करें वरना हमको आंदोलन करना पड़ेगा। तो उसके बाद जब कोई उनसे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया तो बच्चों ने फिर डिसाइड किया कि अब हम अनशन को बैठेंगे। वहाँ से उसके बाद में यह कार्यक्रम की घोषणा, और कितने दिन से चल रही थी तय? क्योंकि जिस ढंग से आपके यहाँ सारे आमदार, खासदार, मंत्री, किसान नेता रहा, निश्चित कोई 2 दिन की तो तैयारी नहीं होगी। तैयारी तो हमारी, देखिए मैं आपको कोई बात आपसे छुपाऊंगा नहीं, जनता से कोई चीज बराबर है। एक्चुअली हमारा पहले प्रोग्राम था बारामती टू नागपुर जी, उसके लिए मैं खुद बारामती जाके आया, मैंने पूरा रूट फाइनल किया था। 20,000 टू व्हीलर लेके हम लोग निकलने वाले थे, लेकिन बारिश का मौसम था और हवामान विभाग ने चेतावनी भी दी थी और उस समय में सही में बारिश बहुत आई थी। तो हम लोगों ने फिर वो प्रोग्राम हमारा कैंसिल किया कि बारिश के कारण लोगों को भी तकलीफ होगी, वो यात्रा भी सुचारू रूप से नहीं होगी, क्योंकि हमारी पूरे महाराष्ट्र में उस समय 12 सभाएं होने वाली थी। बारामती में सभा होने वाली थी, उसके बाद में अहिल्या देवी जी का जन्म स्थान है चौंडी, वहाँ पर सभा होनी, जो विधान परिषद के सभापति राम शिंदे साहब है उनका भी गाँव है। उसके बाद में हमारी भीड़ में सभा होने वाली थी, पंकजा देवी मुंडे के गाँव में, नांदेड़ में सभा होनी थी। ऐसा करते करते हम पूरा नागपुर तक पहुंचने वाले थे, लेकिन जब स्काईमेट का अंदाज आया, हवामान खाता का अंदाज आया, तो हम लोगों ने हमारा प्रोग्राम चेंज ओवर कर दिया। फिर बच्चों वो बोले अपने किसानों के लिए लड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर हम लोगों ने ये प्रोग्राम फाइनल किया कि एक जगह बैठकर पूरे महाराष्ट्र में जितने किसान स्वयं स्फूर्ति से आ सकते हैं और जितने भी लोग आंदोलन में आए वो सब स्वयं स्फूर्ति से आए, ना हमने कुछ को गाड़ी दिया, ना पेट्रोल दिया। और अन्न त्याग आंदोलन था तो खाने की व्यवस्था करने की कोई, खुद का मतदार संघ छोड़कर दूसरे के मतदार संघ में जाकर आंदोलन करना, खुद के मतदार संघ में करते शायद मतदार संघ का भी ज्यादा फायदा होता है, ऐसा लगता है। देखिए मतदार संघ तो बच्चों को कोई, बच्चों को एक मतदार संघ के लिए सीमित आदमी नहीं है। बच्चों को ऐसा दिव्यांग पूरे महाराष्ट्र के है और पूरे महाराष्ट्र के दिव्यांगों के लिए, पूरे महाराष्ट्र के किसानों के लिए उनकी आवाज बनकर बच्चों वो वहाँ पर है। और जो आपने मतदार संघ की बात की, तो मतदार संघ के हिसाब से हमने गुरु कुंज मोदी नहीं चुना है, वो संत तुकडोजी महाराज का ग्रामस्थान, तीर्थ क्षेत्र है, ग्रामस्थान है, उनकी कर्मभूमि है। और तुकडोजी महाराज ऐसे संत है जिन्होंने ग्राम गीता के पहले पन्ने पर किसान की तस्वीर लगाई हुई। तो जो किसान की बात कर रहे हैं, जो किसान की क्रांति की बात कर रहे हैं, उनके समर्पण में और वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, उनकी ग्राम गीता सरकार के दिमाग में आनी चाहिए। राजनीतिक हेतु न रखते हुए, कोई राजनीतिक वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं था, सिर्फ संत तुकडोजी महाराज की वो कर्मभूमि है। आता तो सही नहीं, मैं जगह के बारे में बात कर रहा हूँ, जो आप बोल रहे हैं ना, अपना मतदार संघ के छोड़ के दूसरे में, लेकिन वो अमरावती जिले में ही किया ना जी। नहीं, पूरे महाराष्ट्र के नेता से तो फिर डिस्ट्रिक्ट भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। डिस्ट्रिक्ट तो हमने शिवाजी महाराज की जन्मभूमि रायगढ़ पे एक आंदोलन किया, वहां पर हमने एक आंदोलन किया। दूसरा आंदोलन हमने वंदनीय राष्ट्रपति तुकडोजी महाराज की, क्योंकि किसानों का आंदोलन था तो हमने उनका आधार लिया। आंदोलन के माध्यम से क्या बच्चों को पूरे महाराष्ट्र के किसान के नेता के रूप में उभर के ऐसा लगता है आपको? देखिए अभी आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस तरह का रिस्पॉन्स, आपका भी विजन क्या लगता है? जिस तरह का रिस्पॉन्स, जिस तरह का प्रतिसाद मिला है,
मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में जितने भी किसान नेता आज की तारीख में काम कर रहे हैं, आज इस आंदोलन के माध्यम से कम उनके आपसी मेल मिलाप अच्छे हो गए हैं और जात धर्म पंथ भेद छोड़कर किसान हित की बात के बारे में आज सब नेता एक साथ बैठ गए हैं। और बच्चों ने आज के समारोह भाषण में कहा है कि इस आंदोलन की उपलब्धि सबसे बड़ी है। मैं ये मानता हूँ कि कोई किसी भी पार्टी का रहे, चाहे भाजपा का रहे, कांग्रेस का रहे, राष्ट्रवादी का रहे, शिवसेना का रहे, लेकिन किसान के लिए सब दौड़ के, किसान खुद जागरूक होकर स्वयं के हक के लिए वहां पर आया। हिंदू मुस्लिम सभी धर्म सभी जाति के लोग वहां पर थे और अभी किसान की हित की बात और किसान जाति की बात एक नया आयाम इस माध्यम से मिला हुआ है। बच्चों को हारने के बाद में उनको लग रहा था कि अपना अस्तित्व जा रहा, इसलिए तो ऐसे आंदोलन जाके पूरे महाराष्ट्र में छाने की बात नहीं थी कहीं पे। देखिए, राजनीति में कोई भी नेता हो उसको अपना अस्तित्व दिखाना ही पड़ता है और बच्चों ने खुद कहा हुआ है कि मैं अभी जिंदा हूँ, ये दिखाने के लिए आंदोलन जरूरी है। तो उसमें छुपाने वाली कोई बात है नहीं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा इसके पीछे नहीं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो फिलहाल नहीं बता सकते। सामने आ रही नहीं, विधान परिषद में किसानों का कोई रोल नहीं रहेगा ना। रोल नहीं रहेगा, लेकिन एक छवि तो बन जाती है किसान नेता की। देखिए, विधान परिषद के चुनाव जो है अभी 2 आने वाले हैं। एक MLC स्थानिक स्वराज्य संस्था का है जो चुनाव होने के बाद में बनेगा, बरोबर है। दूसरा शिक्षक का है जी। शिक्षक विधानसभा 26 में नवंबर या दिसंबर में आएगी और स्थानिक का जब चुनाव, उसका डायरेक्ट कनेक्ट किसानों से कुछ भी नहीं है। लेकिन छवि तो बनती है, जो वोटर है कहीं ना कहीं किसान फैमिली से संबंधित है। हर व्यक्ति किसान संबंधित से फैमिली संबंधित है। बच्चू भाऊ की छवि उम्र के 17 साल से एक क्रांतिकारी की छवि है, एक आंदोलनकारी की छवि है। निमित्त और उसके लिए कोई बहाना हमको जरूरी नहीं है। चुनाव हार जीत, बच्चे वो 4 टर्म आमदार थे, आमदार की के टर्म में भी उन्होंने सरकार के अगेंस्ट में आंदोलन किए। अभी एक बात जब आप पूछेंगे नहीं पूछेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ कि गुवाहाटी का जो ठप्पा बच्चों के ऊपर लगा हुआ है, गुवाहाटी में बच्चों जब गए, देवेंद्र फडणवीस साहब ने खुद कबूल किया है कि मैंने फ़ोन किया और मेरे फ़ोन पे बच्चों वो गुवाहाटी गए। ये देवेंद्र फडणवीस साहब का स्टेटमेंट है। बच्चू भाऊ ने भी कहा है कि मैं मेरे दिव्यांग और उनके मंत्रालय के लिए मैं गुवाहाटी गया हूँ। भले मैं बदनाम हो गया, लेकिन मेरे जाने के कारण पूरे देश में पहला दिव्यांग मंत्रालय ये महाराष्ट्र में स्थापित हुआ, ये उपलब्धि है। मंत्रालय स्थापित कर दिया, जैसे आपको वापस आंदोलन करना पड़ा कि उसके लिए निधि नहीं दी। कई बार हम आंदोलन में कुछ चीज़ हासिल कर ले, जैसे अभी आपने किसान माफ़ी का एक आश्वासन हासिल कर लिया, दिव्यांगों के लिए आश्वासन हासिल कर लिया। अब आश्वासन पूरा करने में और इसकी सारी प्रोसेस रखती, कोई कल के कल सारी माफ़ी नहीं हो जाती, उसके पूरे आंकड़े बुलाना, ये करना, इससे 3 से 4 महीने लगते। 4 महीने में हो सकता है कभी बात जूनी हो जाए, फिर सामने इलेक्शन आया था। अभी आज कल ये आपको हवाला दिया जा रहा था कि हाँ इतना बड़ा अभी हादसा हो गया है, सारे लोग उधर लगे, विमान हादसा था, आप अपना आंदोलन पीछे लो। ऐसा बाद में होगा कि अभी चुनाव है, अभी आप मुद्दा रोको, अभी दूसरी कोई, क्योंकि देखो कुछ न कुछ संकट आना जाना ये चलते रहता, उसका हवाला देके भी कई बात लेट होती। तो ये सारी मांगे पूरी होने का आपको खुद को क्या विश्वास है कि कितने दिन में हो जाएगा? करेंगे। मैं 2 बातें यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। आपने विमान हादसे की बात की जी, चंद्रशेखर जी बावनकुळे ने भी स्टेज पर मंच पर वो बात की, उस बात के बारे में हम सबको दुख है। लेकिन विदर्भ नहीं, महाराष्ट्र में लाखों किसानों की आत्महत्याएं हुई है, तो वो भी दर्द हमारे दिल में है। नैना ताई ने बावनकुळे साहब के सामने जो स्पीच आपने भी वायरल किया शायद, वो बहुत ही मार्मिक था। वेदना, दुख, दर्द, उसकी डेप्थ हमको मालूम है। लेकिन जिस कमिटमेंट के कारण, जिनको कमिट करके हम लोग हमारी जान की बाजी लगाने के लिए वहां बैठे हुए हैं, तो मैदान छोड़ के रणछोड़ दास हमको बनना नहीं है, मतलब वहां से हमको हटना नहीं है। लेकिन सरकार ने लिखित रूप से वचन दिया, आश्वासन ने, हमने टेक्निकली वो पॉइंट दिए। कल अगर चाहते थे आश्वासन पे भरोसा रख के अगर आंदोलन पीछे लेना था, कल ही ले सकते थे। पालक मंत्री बावनकुळे साहब महसूल मंत्री भी है, पालक मंत्री भी है और पक्ष के प्रदेशाध्यक्ष भी है। देखिए, मतलब उनका स्थान तीनों जगह बड़ा है। जिले के बारे में सोचेंगे तो पालक मंत्री है, राज्य के बारे में सोचेंगे तो महसूल मंत्री है और पक्ष के बारे में सोचेंगे तो प्रदेशाध्यक्ष है। तो एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति है। अगर हमको आश्वासन पर भरोसा करना था तो हम कल ही जलपान लेके उनके सामने हमारा आंदोलन पीछे ले सकते थे। लेकिन बच्चों ने कहा था कि मुझे उनका भरोसा नहीं तोड़ना है। जिन 50 विधायकों ने, जिन 12 सांसदों ने, जिन किसान नेताओं ने हमको यहाँ पर समर्थन दिया है, मैं उनको सबसे रात को बात करूँगा।
उनकी राय जानूंगा, उनसे विचार विमर्श करूंगा। उसके बाद हम एक ड्राफ्ट बनाएंगे। ये जो लेटर आया हुआ है ये गवर्नमेंट का ड्राफ्ट नहीं है, ये ड्राफ्ट हमने बनाया हुआ है कि हमको 15 दिन की मुदत हमने उनको दिया हुआ है समिति स्थापित करने के लिए। बच्चू भाऊ बैंक के अध्यक्ष है, उनको मालूम है कि कर्ज माफी में किसका भला होता है, किसका नहीं होता है, और जिसका भला होना चाहिए उसका नहीं होता है, लेकिन जिसका नहीं होना चाहिए उसका फायदा हो जाता है। तो ये बार हमने उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए हम लोगों ने भी समय दिया। हमको मालूम है कि उतना समय लगना है, क्योंकि डाटा कलेक्ट करना है, उसका बाइफर्केशन करना है, उसमें पात्र कौन है, अपात्र कौन है, किसको जरूरी है, ये सब चीजें करने के लिए सरकार बोले हम समिति स्थापित करेंगे। समिति स्थापना के लिए 15 दिन का समय, कितना समय, डेडलाइन 15 दिन की, और उसके बाद में अहवाल सादर करने के लिए 1 अक्टूबर, यानी 1.5 महीना और बाद, 1.5 महीना। 1 अक्टूबर को अगर सरकार ने इसके ऊपर उचित कदम नहीं लिया तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। 2 अक्टूबर को गांधी जी को नमन करके भगत सिंह को शरीर में भगत सिंह की ऊर्जा लेके, भगत सिंह की ऊर्जा लेके पूरे आंदोलनकारी मंत्रालय में घुसेंगे। ये बच्चों ने आज ही डिक्लेयर किया। किसी आश्वासन पे वापस आ जाए, फिर आश्वासन नहीं, कहीं ना कहीं आंदोलन तो खत्म करना ही पड़ता है। आश्वासन से करो, ये आंदोलन, देखिए ये आंदोलन बच्चू ने खत्म नहीं किया है, स्थगित किया हुआ है। दूसरी बात, बच्चू भाऊ की जान, आप भी सोचो, एक आदमी बिना खाए सिर्फ पानी के भरोसे 7 दिन, जैसा आपने बताया 148 घंटे, 147 घंटे, ये कोई मामूली बात नहीं है। उसमें लाखों लोगों से मिलना, उनसे हाथ मिलाना, उनसे बात करना, मीडिया से बात करना, नेताओं से बात करना, एनर्जी टिका के रखना, ये सब चीजें बच्चों ने जो ताकत सीखी है, मैं नहीं कोई भी उनको सलाम करेगा। कुछ लोग बोले थे आंदोलन के पहले दिन, कुछ लोगों ने बोला नौटंकी है। मैं उनको अभी भी बोल रहा हूं कि नौटंकी है। उन्होंने 7 दिन की किया, आप 2 दिन की करके दिखाओ, क्योंकि शरीर है वो। वहां पर गवर्नमेंट के मेडिकल ऑफिसर्स थे, गवर्नमेंट का पुलिस डिपार्टमेंट था, गवर्नमेंट का विजिलेंस था, तो सब तुम्हारी गवर्नमेंट की निगरानी में चल रहा था। तो बच्चों ने अनाज खाया, बच्चों ने बिस्किट खाया, बच्चों ने ये खाया, फल खाया, फ्रूट खाए, ये गवर्नमेंट के किसी अधिकारी ने दावा नहीं किया है। ये किसी ने बराबर है, मतलब जो भी किया, शायद किसी ने नहीं किया, नहीं, आपके विरोधी ने किसी ने नहीं किया। नौटंकी शब्द 2 जनों ने इस्तेमाल किया था। देखो, नहीं, नौटंकी का मतलब ही होता है ना, कोई चीज हासिल करने के लिए कुछ करना पड़ता है। यदि हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो बाद में नौटंकी के बहुत नेताओं के बारे में ऐसा बोला जाए। देखिए, बच्चों वो अकेले नहीं जिनको नौटंकी करके बोला होगा। मैं इस आंदोलन के बारे में बात कर रहा हूँ। उन्होंने पहले दिन हमने टीका सहन की, दूसरे दिन बच्चू भाऊ को हमने जब डिस्कस किया, रात को हम लोग रोज 11 बजे हमारी जो समिति थी, चांदूर बाजार, अचलपुर, बाकी जिलाध्यक्ष, हम सब 15-20 जने, 25 जने जो भी थे, हम बच्चों भाऊ के साथ में रात को 11 बजे बैठ के डिस्कस करते थे। पूरा फेसबुक पे क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, टीवी पे क्या चल रहा है, कौन नेता क्या हमको मैसेज भेज रहा है, कौन पब्लिक के मैसेज क्या आ रहा है, उसका हम रिव्यू लेते थे। तो लोगों की ओपिनियन में आ रहा था कि बच्चू भाऊ की जान भी उतनी जरूरी है जितने की मांगे पूरी होना जरूरी है। अगर तुम्हारे पास शेर, मतलब हमारे मराठी में एक कहावत है, गढ़ आला पण सिंह गेला, मतलब शेर होना जरूरी है, गढ़ तो आ ही जाएगा, लेकिन गढ़ आने के बाद में शेर ही अगर नहीं रहा तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो लोगों की राय सब जानकर फिर भी बच्चों को, हम तो तीसरे दिन बच्चों को बोले थे, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज आ नहीं रहा था, मतलब मैं सीधा बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट आंदोलन की दखल नहीं ले रही थी 4 दिन तक। लेकिन चौथे दिन जब मंत्रालय में दिव्यांग घुसे सेक्शन में, तो गवर्नमेंट को पहले ऐसा लग रहा था कि अमरावती जिले के लिए सीमित आंदोलन है, प्रहार की ताकत महाराष्ट्र में कितनी इसका गवर्नमेंट को अंदाजा नहीं था। लेकिन जिस दिन मंत्रालय में दिव्यांग घुसे, उस दिन गवर्नमेंट को पता चला कि मंत्रालय तक घुस सकते हैं, तो शायद वहां से दबाव तैयार हो गया, और फिर वहां से जिलाधिकारी साहब, एसपी साहब, एसपी साहब, बाकी यंत्रणा आना चालू हो गई। क्या अब बच्चों के बारे में ये भी बोला, जैसे हमने बोला कि हम यहाँ से पीछे, अब इससे पहले बड़ा आंदोलन किया था सोफिया का। सोफिया के आंदोलन में हम भी पूरे उस समय थे, लाइव थे, और अचानक सोफिया के पहुँचते यानी बस जाना वहाँ तक, और उसके पहले बच्चू भाऊ को कोई मैसेज आया, आंदोलन वहाँ पे पूरा हो गया। देखिए, सोफिया, लोगों ने बहुत सारी बात की थी, यहाँ पे बच्चू भाऊ मैनेज हो गए, ये हो गया, आंदोलन किया, सारा किया, सब किया, और सोफिया आज भी चल रहा है, आंदोलन करके भी आज भी चल रहा है। क्या उसमें क्या फिर आंदोलन में वही अभी भी आंदोलन किया, आपने कह दिया कि ऐसा ऐसा हासिल होगा, अब अंदर से क्या हासिल हुआ किसी को पता नहीं। अब वो तो सारे जब कर्ज माफी होंगे और सारे होंगे, इसके बाद ही पता चलेगा सारा।
हासिल हमको ऐसे हुआ, मैं दोनों विषय पे आता हूँ। जी जी पहले आंदोलन के बारे में बात कर लेता हूँ। हासिल ऐसा हुआ है कि 4 मिनिस्टर के साथ ऑन रिकॉर्ड पब्लिक के सामने वीसी हो गई। जी जो छोटे विषय थे, जो जीआर पे इस पे निपटने वाले, वो 17 विषय तो सॉल्ट आउट हो गए। मतलब 80% सॉल्ट आउट हो चुका है। जो है ना टेक्निकली कर सकते थे, कर लिए। बरोबर है। अब जो मुख्यतः पॉलिसी आपका में 4 का 6 करना और इसके किसान की ऋण माफी, मनरेगा का, वही मैं बता रहा हूँ आपको। 3 पॉइंट हमारे बाकी थे उसमें। मनरेगा का जो है, जिसमें टेक्निकल अड़चन थे, मनरेगा के लिए सरकार को प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को भेजना पड़ेगा। उसके लिए आने वाली कैबिनेट में सरकार प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट को भेजेगी। साल भर की प्रोसेस मान के चलो। हाँ, उसको प्रोसेस चालू होगी, प्रोसेस चालू होगी, जो आज तक कई, मतलब स्वतंत्र के 75 साल में ये कल्पना ही नहीं आई कि किसान मजदूर अपने ही खेत में काम कर रहा है, श्रम तो कर रहा है ना, उसको यदि सरकार पैसा दे तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाए। बरोबर है। ये इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो गई। ये पहली सबसे बड़ी उपलब्धि है कि सरकार की तरफ से प्रस्ताव केंद्र सरकार को जाएगा। दूसरी चीज है, दिव्यांगों का जो मानधन है, उसमें हमको कॉन्क्रीट वचन मिला है कि अभी अर्थसंकल्प अपना जो बरसात का अधिवेशन है विधानसभा का, उसमें पुरानी सप्लीमेंट्री जो डिमांड्स रहती है, पुरानी मांगना जिसको बोलते हैं, उसमें इसकी डिमांड रखी जाएगी। अब बच्चों को 4 से कम नहीं होने, 4 तक भी तो चलेगा। मतलब 6 की मांग के, लेकिन 4 भी मिला तो 1500 से 4 पे आ रहे हैं। और वो रेगुलर, क्योंकि बजट में अगर आ गया तो रेगुलर देना ही है। उसकी प्रोविजन तो बजट में करने, बाहर से आप प्रॉमिस करके नहीं होता। मतलब बराबर है। ये दूसरी चीज हो गई। अब तीसरी, किसान कर्ज माफी की जो चीज थी, वो प्रोसेस पे हम लोग आ गए। अब कुछ लोगों ने फेसबुक पे अभी कमेंट किया, मैं देख रहा था कि समिति 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 के ऊपर समिति, समिति के ऊपर समिति, समिति के ऊपर समिति के काम करने वाले प्रहार वाले नहीं है। एक मौका, पहले बात, फिर मुलाकात, बाकी समझदार आप लोग हैं। फिर हमने बोल दिया घुसेंगे तो पूरा ताकत से ही घुसेंगे। लेकिन सरकार को हमने इसलिए समय दिया, अब कल से उल्टा सीधा सब चालू हो जाएगा। नहीं, आज से चालू कर लेते, अभी चालू कर लेते, आज से चालू कर लेते, आधे उसमें से नहीं पड़ जाते। अभी आपका मेरा लाइव चालू होगा या रिकॉर्डिंग जो भी होगा, जैसा आप इसको फेसबुक स्ट्रीमिंग करेंगे, कुछ अच्छी कमेंट आएंगी, कुछ बुरी कमेंट आएंगी, कुछ आएंगी, वो तो स्वीकार आ रही है, हमको बिल्कुल स्वीकार आ रही है, उसके बारे में कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरा कहना यह है, अगर बच्चे वो 7 दिन तक बगैर खाए वहां पर डटे हैं, बच्चों के साथ में 50 लोग वो भी डटे हुए हैं, और पेंडॉल में कम से कम एनी टाइम, दिन हो रात हो, 10,000 के नीचे लोग नहीं थे वो आजू बाजू में। कल बावनकुळे साहब जब आए, आंदोलन की ताकत बता रहा हूं आपको, टीका टिप्पणी व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूं, आंदोलन की ताकत बता रहा हूं। जब बावनकुळे साहब आए, उनके आने के 1 घंटा पहले 1100 पुलिस वहां पे लगानी पड़ी। मतलब कम से कम 5 आदमी के पीछे एक पुलिस भी पकड़ा, 10 आदमी के पीछे एक पुलिस भी पकड़ा, तो 11,000 लोग तो वहां पे मौजूद थे। पुलिस तो आकलन करके, कैलकुलेशन करके अपना बंदोबस्त लगाती है। एक पालक मंत्री जो जिले के मुखिया है, जिले के प्रधान है, और जिले में हरदम आते जाते रहते, वेल नोन है, परिचित है, उनको अपने ही जिले में आने के लिए अगर 1100 पुलिस साथ में लाना पड़ा, मुझे तो कल अच्छा नहीं लगा। एक नागरिक के नाते मुझे ऐसा लग रहा था कि पालक मंत्री अपने साथ कम से कम 1000 किसान लेके आएंगे, वो कहाँ से रहेंगे? वो तो लेकिन किसान के बदले तो सारे तुम्हारे पास में, तो कहाँ से लाते थे? किसान के बदले पुलिस लेके आए। चलो, किसान तो सारे तुम्हारे पास में, ठीक है। सरकार हमको, हमारी सरकार अभी हमारे प्रति अगर संवेदना रखती है तो हम उनका आदर करना हमारा ये है, क्योंकि मौका सबको देना चाहिए। और आंदोलन का फलित मुझे लगता है बहुत अच्छा हुआ है। अभी दूसरा विषय आपका है सोफिया का, है ना, जो जनरल विषय लोगों में चर्चा जो है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चर्चा हुई। सोफिया के बारे में श्री बच्चू भाऊ के नाम की चर्चा अभी इसलिए हो रही है क्योंकि बच्चू भाऊ सोफिया के बाद में भी आंदोलन कंटिन्यू कर रहे हैं। एक बात, कुछ लोगों का सोफिया बहाना था, आंदोलन से बाद में उन्होंने सोफिया, मैं शब्द नहीं वापरूंगा, आंदोलन के बाद में ना उन्होंने सोफिया में कभी जाके देखा, इतने स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है, वो जो उसको अपन वे ऐश बोलते हैं, वो ऐश से कितना प्रदूषण हो रहा है, उसकी चिमनी की हाइट मानदंड के हिसाब से किसी ने जाकर नहीं देखा, वहां पर परप्रांतीय कितने, उसका मुद्दा किसने नहीं उठाया। और सबसे बड़ा सवाल, आंदोलन के दिन जिन्होंने टीका किया कि सोफिया में ऐसा हुआ, ये सांप छोड़े, वो छोड़ा और पीछे लिया, सोफिया के टाइम पे कितने लोगों ने आंदोलन किया था, आपको भी याद होगा, मेरे को याद है। और मेरा सबसे अहम मुद्दा यह है कि अगर सोफिया इतना हानिकारक ऐसा आज लोग कह रहे हैं, तो 12 साल से इनकी सत्ता है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो उन्होंने सोफिया बंद क्यों नहीं कराई?
किसानों के हित की बात करते हो तो किसानों के हित के लिए सोफिया आपने बंद क्यों नहीं किया? और सोफिया के बारे में डिसीजन लेने का अगर आपको अधिकार है तो आप आज भी ले सकते हो, आज भी उसको बंद कर सकते हो। नहीं तो सोफिया से अब क्या लगता है, जैसे आंदोलन तो उस समय हो गया, उस समय जो भी पीछे लेने का कारण हुआ या निपटा होगा, अब क्या लगता है अब सोफिया से नुकसान नहीं है किसान को? अब क्या बच्चों भवन उसके लिए कुछ आंदोलन वापस करना चाहिए, ऐसा लगता है? देखिए अभी किसान के अब लिए तो वो यूनिट चालू हो गया पूरा का पूरा, बिजली भी होगी चालू, और मुझे नहीं लगता कि कोई किसी प्रकार से बंद करने का कोई भी अभी यदि आंदोलन भी करता है तो सक्सेस होगा। देखिए अभी वो आंदोलन बंद करने के बारे में नहीं करना चाहिए, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। वहाँ अपने स्थानीय लोगों को कितना रोजगार मिलना चाहिए, जो भूमि बाधित किसान हैं जी, उस प्रोजेक्ट के कारण जो उस समय बताया गया था को यस, मतलब सोफिया प्रोजेक्ट आते समय जो टर्म कंडीशन दी थी, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए थे। आज भी सत्ताधारी अगर चाहे, अब दोनों विधायक उनके ही है, सब आजू बाजू में जितने भी विधायक है वो सब बैठकर उसमें इवैल्यूएशन कर सकते हैं। रोजगार का मुद्दा उसमें लाना चाहिए, स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए, और जो बाकी जो अब हो रहा है उसको तो कुछ कार्य कर नहीं सकते। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बंद करना ये भी राज्य के लिए भी हानिकारक है, जिले के लिए भी हानिकारक है, लेकिन उसमें सोल्यूशन अच्छा निकलना चाहिए और स्थानीय को रोजगार मिलना चाहिए। योगी आंदोलन के पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी रहती है, निश्चित रूप से इस आंदोलन के पीछे अंतिम इच्छा जो होती है राजनीतिक अपना कद बढ़ाने की होती है। कितना हासिल किया इसमें आपने? देखिए बच्चू कडू 4 मुद्दे पर काम करते हैं, उनका बेसी आंदोलनकारी के रूप में है, क्योंकि राजनीति में आने के पहले उन्होंने सबसे पहले रक्तदान करने के लिए खुद के जेब में पत्थर रखे थे, क्योंकि वजन कम गिर रहा था। मतलब वो क्रांतिकारी विचार पहले से ही है, सामाजिक सेवा, वैद्यकीय सेवा और अब राजनीति मकसद है। राजनीति में कोई चीज़ छुपा के कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस आंदोलन ने पूरे महाराष्ट्र को दिखा दिया कि बच्चू भाऊ कडू ये केवल अमरावती जिले तक सीमित नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में उनको मानने वाला एक वर्ग है और बड़ी मात्रा में लोग उनको मानते हैं। आने वाला समय क्या किसान नेता के रूप में उभर के आएंगे, ऐसा लगता है? उनकी शुरुआत से ही पहचान किसान नेता के रूप में है, अभी वो लेवल थोड़ी बढ़ रही है, क्योंकि टिकैत जी ने जब आंदोलन किया था, क्रांतिकारी और आंदोलनकारी ये ज़्यादा रहा, किसान अभी पिछले 10 सालों से जुड़ता चला गया। भैया 10 साल का अवधि बहुत बड़ा होता है ना, किसान की बात 10 साल से अगर कोई कर रहा हो तो खुद भी भाऊ सत्ता में रहे भाऊ, मैंने जैसा बताया आपको कि सत्ता में रहे तो दिव्यांग मंत्रालय लाकर दिखाया। मतलब जो उनका सपना था कि जिन दिव्यांगों के लिए मैं 15-20 साल से काम कर रहा हूँ, उनका महाराष्ट्र में पहला, देश में पहला महाराष्ट्र में मंत्रालय आ गया, ये बड़ी उपलब्धि है। और अभी किसानों की बात जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए दिन ब दिन खेती कम होती जा रही है, एनए लेआउट, एनए जमीन बहुत बढ़ रही है, कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि किसान का अस्तित्व दूरबीन से देखना पड़ेगा। अच्छा मुद्दा उठाया, क्या इसके बारे में कहीं खेती बचनी चाहिए, खेती के लिए जगह रहनी चाहिए? अब एनए नहीं होना चाहिए तो बोल नहीं सकते, क्योंकि किसान को यदि ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो अपनी ज़मीन बेचेगा। ऐसा नहीं कि उसकी ज़मीन का कुछ मोह बदला सरकार ऐसा दे देवे कि वो बेचे नहीं, वो और एनए की परमिशन नहीं देना, ऐसा तो एनए की परमिशन तो कहीं से भी निकाल के ले आएंगे। तो फिर खेती कम करने का एक नया मुद्दा आपने जो अभी बताया, खेती यदि कम होते चल जाएगी तो निश्चित बाहर से। देखिए बच्चू भाऊ ने इसके लिए हल निकाला हुआ है। हमने जो बोला कि मनरेगा के अंतर्गत किसान को उसमें शामिल किया जाए। अच्छा। और उसके श्रम का दाम उसके खुद को मिलना चाहिए। देखिए आदमी हतबल कब होता है, तुम्हारे पास कोई चीज है लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो रही है, उससे तुम्हारी आवक नहीं हो रही है, गुजारा नहीं हो रहा है, तो आदमी उसको छोड़ने के पीछे लग जाता है। वो फिर क्या होता है, टेम्पररी उसको बेनिफिट दिख रहा है। लेकिन आज भी कई लोग गांव के देहातों में ऐसे हैं जो जमीन को अपनी माता मानते हैं। किसान खुदकुशी कर रहा है, वो जमीन बेचकर अपना गुजारा कर सकता था, लेकिन वो जमीन को गंवाना नहीं चाहता है, खुद की जान भले ही गंवा दे, लेकिन अपने उसके खर्चे के पैसे मनरेगा के थ्रू कैसे भी उसके निकलने चाहिए, वो सर्वाइव होना चाहिए। यस, उसके भी घर में पूरा जितना आवश्यक है उसके पास में उतना पर्याप्त मात्रा में आर्थिक सहायता उसकी हो जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार को इतना कहना चाहूंगा कि ये सरकार ने एक अच्छी पहल की, जैसा मच्छीमारों को दर्जा दिया, अगर खेती को उद्योग का दर्जा दिया जाता है तो सब वो जो फैसिलिटीज है उसको मिलती जाएगी। और किसान को अगर गांव में अच्छा रोजगार मिलेगा, अच्छी आमदनी मिलेगी, कौन चाहेगा कि अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाएगा। यानी खेती जो बेचने का मैं रोकना, उसके लिए उसको यदि मजदूरी मिलती जाए, उसका चलता जाए, तो अपनी जो माँ मानता है उसको वो नहीं बेचेगा। ये वो सारी आंदोलन की बात है। ये होगा आपका आंदोलन सफल होगा निश्चित रूप से। राजनीतिक जो आपने सोचा होगा उससे भी ज़्यादा ऊंचाई आपने हासिल कर दी। भाऊ की तबीयत का क्या है? भाऊ की तबीयत, मैं अभी भाऊ को मिल के आया जी। भाऊ की तबीयत अभी रिकवर होने में डॉक्टर साहब ने बोला कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन मैंने उनको सलाह दिया
डॉक्टर साहब से भी मेरी डिस्कस होगी, 7 दिन आपने वहाँ आंदोलन में दिए तो कम से कम 7 दिन खुद के लिए भी दीजिए, क्योंकि भाऊ का रहना अच्छी रहेगी तो सब चीज़ स्वस्थ रहेगी तो सब चीज़ें रहेगी। डॉक्टर की अभी चालू है ट्रीटमेंट और भाऊ अभी आईसीयू में इलाज करा रहे हैं। ये थे हमारे साथ में जीतू दुधाने, जो प्रहार पक्ष के प्रदेश प्रवक्ता है। निश्चित रूप से कोई भी राजनीतिक आंदोलन जब होता है तो उसकी महत्वाकांक्षा राजनीति ही होती, चाहे हम सामने कोई भी प्रयोग रखे, सामाजिक रखे, किसान का रखे, दिव्यांगों का रखे, हर चीज़ में हमारा राजनीतिक अस्तित्व उसको टिकाने की, क्योंकि राजनीति में कोई भी चीज़ आपको चलाने के लिए आपके पास में पावर चाहिए। पावर जब मिलेगा आपके पास में, जब जनता का साथ है, और जनता का साथ ऐसे आंदोलन के माध्यम से ही मालूम पड़ता है कि आदमी कितना पावरफुल है, कितने लोग उसके साथ में आ सकते हैं। अभी जैसे जीतू से चर्चा उसने बताया पूरे महाराष्ट्र भर नहीं, पूरे देश के भी किसान नेता उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी इस आंदोलन को यहाँ पे पहुँचाया। तो निश्चित रूप से इस आंदोलन के माध्यम से आंदोलन करके बच्चू भाऊ ने अपना कद तो जरूर बढ़ा लिया। ठीक है, आज आमदार नहीं है, लेकिन आने वाले चुनाव जो अभी होने वाले हैं स्वराज संस्था के, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बच्चू भाऊ इस चीज़ का, हम सीधी सीधी भाषा में बोलते हैं कि फ़ायदा वहाँ पर लेंगे, क्योंकि राजनीति व्यक्ति ने अपने जो जन समुदाय है, जो उसके पास में जन समर्थन है, उसका फ़ायदा चुनाव के समय ही उनको मालूम पड़ता कि उनका जन समर्थन क्या है। भीड़ तो कोई भी जमा कर लेता, कोई भी अच्छा भाषण देके भीड़ जमा कर, लेकिन जब वो वोट में कन्वर्ट होगी तभी मालूम पड़ेगा कि इस आंदोलन की जो सफलता है क्या वोट में कन्वर्ट हुई। आप कुछ कहना चाहेंगे? और मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये आंदोलन जो था एक जन आंदोलन था, एक पार्टी तक सीमित नहीं था। सभी पार्टियों के लोगों ने, सभी पार्टियों के नेता ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। विभिन्न सामाजिक संगठनाएं, संस्थाएं, इन्होंने खुद होकर वहाँ पर आकर समर्थन दिया। और सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपके माध्यम से और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है उनके माध्यम से जो लोग घर पर बैठे थे पूरे महाराष्ट्र भर में, देश भर में, उनके तक यह आंदोलन आप लोगों ने पहुंचाया। कई लोगों के मैसेज आए, कई लोगों के कॉल्स आए और उन्होंने घर बैठकर अपना पाठिंबा हमको घोषित किया। जिन्होंने पाठिंबा दिया, जिन्होंने समर्थन दिया, उन सबका मैं आभार मानता हूँ। और सबसे ज़्यादा आभार इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, इनका भी मानता हूँ। और जिला प्रशासन ने भी हमको बहुत अच्छा सहयोग किया। राज्य सरकार ने पहले 3 दिन भले ही हमारी दखल न ली हो, लेकिन बाद में राज्य सरकार का रवैया सकारात्मक रहा और राज्य सरकार भी इस मुद्दे को लेकर गंभीर रही। अभी आने वाले समय में राज्य सरकार कितनी गंभीर और कितनी सकारात्मक की दिखने वाला है 2 अक्टूबर के बाद में आप सबको पता चल जाएगा। लेकिन राज्य सरकार के प्रति माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, हमारे पालक मंत्री, सभी का मैं सभी मान्यवरों का यहाँ पर आभार मानता हूँ। विशेष आभार फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया का मानता हूँ। जिला प्रशासन के जिलाधिकारी महोदय, उनके सभी कर्मचारी, सहकारी, पुलिस प्रशासन के, हमारे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक साहब, शहर के पुलिस आयुक्त, उनके सभी कर्मचारी। उसके बाद में आरोग्य सेवा जी, उन्होंने भी जो 50 आंदोलनकारी थे उनके ऊपर भी उन्होंने मतलब पहले 2 दिन जो था, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से पूरे प्रयास किए। इन सभी का मैं यहाँ पर आपकी तरफ से और पूरे हमारे आंदोलनकारियों की तरफ से, हमारे पक्ष की तरफ से, बच्चू भाऊ की तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूँ। ये थे हमारे पास प्रहार पक्ष के प्रतिनिधि, जो प्रदेश प्रवक्ता, जिन्होंने आंदोलन की सफलता तो बता दी कि पूरा होगा, लेकिन इसका जो रिजल्ट हमको मालूम पड़ेगा शायद 2 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर तक हमको इसका इंतज़ार करना पड़ा। हो सकता उससे पहले भी सारे जो इन्होंने किए वादे, इन्होंने कहा कि हमने लिखित में वचन दिया, वादे नहीं, आश्वासन नहीं, वचन लिया पूरा पूरा, तो वो सरकार किस प्रकार से पूरा, क्योंकि जो प्रयोग है निश्चित रूप से 1 दिन का नहीं है, उससे समय लगेगा, सारे डाटा बुलाने पड़ेंगे, कितने लोगों का कर्ज माफ़ करना है, कितने दिव्यांगों को कितना देना है, उसमें बजट में उनका सेक्शन है, सारी चीज़ें बजट में अप्रूवल करानी पड़ती है कैबिनेट के बाद में, क्योंकि उसकी आपने यदि बोल दिया तो उसकी प्रोविजन भी होनी चाहिए कि कहाँ से देंगे, वो प्रोविजन भी सारी करनी पड़ती। इन सारी चीज़ों को निश्चित रूप से समय लगेगा। टाइमलाइन तो नहीं दिया 1 अक्टूबर तक। 1 अक्टूबर तक सरकार कितना इस आंदोलन को सफल करती है, आने वाला वक्त बताएगा। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़। नमस्कार।